आज के शो में डॉलर की 172 रुपए की रिकॉर्ड सतह उबूर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बावजूद IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। जिंदा है ये भूखे प्यासे, जिंदा है मेरे देश के वकील, जिंदा है मेरे देश के वकील, जिंदा है। वजीर आजम की सरबराही में मईशत और महंगाई से मुतल्लिक हंगामी इजलास। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज बड़ा मैं इंटरेस्टिंगली ये देख रहा था कि कितनी बार साल 2018 से जब से ये हुकूमत आई है तकरीबन कितनी बार इस तरह के इजलास हो चुके हैं जिसमें कहा गया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या महंगाई को रोकने के लिए, महंगाई के जिन को उस पर थामने के लिए इजलास बुला लिया वज़ीर साहब ने। और ये एक जिसे कहा जाए कि सोशल मीडिया की हद तक और आम अल्फाज में बात की जाए ज़बान पे, तो लोग इस वक्त इसको मजाक समझने लगे हैं कि जी इजलास हो गया, खुदा ना खास्ता अब आगे क्या होगा। क्योंकि इससे पहले टाइगर फोर्स के जरिए कहा गया जी महंगाई कंट्रोल करेंगे, कभी ये कहा गया कि, और हर बार जो एक जुमला सामने आता है कि जखीरा अंदोज जो है इस वक्त उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने जा रहे हैं हम लोग। और ये तमाम जुमले, जैसे मिसाल के तौर पर रिटेल लेवल के ऊपर अगर कोई चोरी कर रहा है तो हम उसको पकड़ेंगे, ये करेंगे, वही तकरीबन बातें इस दफ़ा हमने शायद सुना है कि सेल्स टैक्स के हवाले से जो है कुछ इकदाम हैं जो शायद अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन हतमी ऐलान नहीं है। लेकिन ये बात कि ये इजलास एक नहीं कई बार हो चुके हैं और अनगिनत हो चुके हैं, इसकी कोई काउंट नहीं है। मैंने कोशिश किया कि मैं गिन सकूं कि साल 2018 से अब तक कितने ऐसे इजलास हो चुके हैं, तो मैं गिन नहीं सका, क्योंकि बार बार हर 10, 15, 20 दिन बाद एक इजलास इस तरह का हुआ है जिसकी सदारत खुद वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम साहब ने की है। लेकिन उसके हासिल क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, वो जीरो निस्बत है, क्योंकि महंगाई बढ़ती रही है। अब आगे क्या होने वाला है इस पर गुफ्तगू से कबल पीछे क्या हुआ है इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं। वजीर खजाना जो साबिक यानी शौकत तरीन साहब अब मुशीर बन चुके हैं, एडवाइजर बन चुके हैं। हुकूमत के पास तकरीबन 6 माह का अरसा था, 6 माह का अरसा था इस चीज के लिए कि उनको सेनेट से इलेक्ट कराया जा सके। ये गवर्नमेंट की प्लानिंग का लेवल आप चेक करें कि हुकूमत 6 महीने में कभी पंजाब कभी KP, ये कहा गया कि यहां से इलेक्ट कराएंगे किसी की सीट पे मुस्ताफी, मुश्किल था, इस्तीफा नहीं लिया गया। 6 महीने से पता था कि ये डेडलाइन है, यहां पे आके वो और IMF के साथ मुज़ाकरात करने जैसे अहम तरीन मोड़ के ऊपर अब वो डीनोटिफाई हुए हैं आज। और ये अलमिया इतना नहीं है, इससे बड़ा अलमिया ये है कि 22 करोड़ अवाम, उनके मुंतखब नुमाइंदे, वहां से आपको एक भी वजीर खजाना नहीं मिल रहा, एक भी वजीर खजाना जो इलेक्टेड नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां से नहीं मुयस्सर है इस वक्त पाकिस्तान को। तो हमें टेक्नोक्रेट्स की जरूरत पड़ती है, और वही टेक्नोक्रेट्स जो हम बार बार आजमा चुके होते हैं। और ये अब 6 महीने का अरसा हुआ है, डीनोटिफाई हो गए, मुशीर बन गए। लेकिन ये जो सूरत हाल है इस वक्त, ये बहुत बड़ा अलमिया है। अब आते हैं महंगाई की तरफ, क्योंकि आगे जो प्रोजेक्शंस हैं वो तो माहिर मईशत प्रोग्राम में साथ होंगे, बताएंगे कि क्या होने वाला है। पहले क्या सुनते रहे वज़ीर साहब की ज़बानी जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बार बार आकर कौम से अपने जलसों में, एहतजाजों में, धरनों में आके खिताब करते थे, तो वो क्या फरमाते थे, महंगाई क्यों होती है। लेट्स हियर दिस, उनकी थ्योरी क्या थी, लेट्स हियर दिस। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क को कैसे कंगाल किया है। पहले तो मैंने आपको बताया कर्जा चढ़ गया, रुपया गिर गया, फिर सिर्फ सरकारी कॉर्पोरेशन जो PIA, रेलवे, स्टील मिल, 5 सालों में अब जानते हैं इन्होंने कितना नुकसान किया। 36,000 अरब रुपया 5 सालों में नुकसान किया है। 36,000 अरब रुपया आपकी जेबों से निकलेगा। कैसे निकलेगा? टैक्स लगेंगे आप पे। टैक्स कैसे लगेंगे? जो चीज आप खरीदेंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो महंगी होगी। महंगाई के जरिए इनकी चोरी और नाअहली की कीमत अवाम अदा करेगी, महंगाई से और गुर्बत से। तो ये फॉर्मूला समझाया गया था कि चोरी और नाअहली की जो कीमत है वो आप अवाम, हम अवाम को अदा करनी पड़ती है। करप्शन, चोरी, नाअहली की कीमत हमारी जेबों से निकलती है। अब महंगाई का जो प्रोजेक्शन है वो 9% है। मैं अभी सुन रहा था एक इस वक्त माहिर हफीज पाशा साहब से बात हो रही थी, कहते हैं 12% तक वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने स्टडी की है जो रिसेंट इकदाम हुए हैं। और अब आते हैं प्रोग्राम के अहम सवाल के ऊपर। वो सवाल ये कि IMF की हमने जो शराइत मान ली
जिसके अंदर डिवैल्यूएशन की एक शर्त है, आज भी पाकिस्तानी रुपया 172 क्रॉस करके 173 इंटरबैंक में चला गया। और ये हिस्टोरिकल आप कहा जाए तो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं मिलता कि यहां तक गया हो। जो पीछे हो चुका है डिवैल्यू, मई से शुरू हुआ और अब तक जहां पहुंचा, उसके बारे में मुख्तलिफ तौजीहात हमने सुनी। कहा गया जी अफगानिस्तान डॉलर जा रहा है, पूछो फॉरेक्स वालों से कितना जाता है, वो अमाउंट कुछ आपको बताएंगे 1 मिलियन चला गया होगा, कितना चला गया होगा, हल्का सा थोड़ा बहुत चला गया लेकिन अफगानिस्तान पे डाल दिया। और ये बार बार कहते रहे जी कि डिवैल्यूएशन जो है इस वजह से हो रही है, इस वजह से हो रही है, लेकिन डिवैल्यूएशन IMF की शर्त थी, वो पूरी कर दी। हमने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस जिन इस वक्त सेक्टर्स को हासिल था उनको खत्म करने पर रजामंद हो गए, लेकिन फिर भी IMF एग्रीमेंट पे राजी नहीं हुआ और मजीद सख्त शराइत रख दी। एक बड़े मोअज़्ज़िज़ शख्स से मैं इस वक्त बात कर रहा था कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की इंग्लिश फ्रेज में उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान इज बिटवीन डीप ब्लू सी एंड द डेविल। डेविल कौन है, डीप ब्लू सी क्या है, इसका अंदाजा खुद लगा ले, लेकिन हम एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहां पे नो विन सिचुएशन हमें नजर आ रही है। इससे पहले कि IMF के इकदामात का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मैं आपको बताता चलूं कि IMF की एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से रिपोर्ट आई थी कुछ दिन कबल, 3 या 4 दिन कबल ये रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कुछ प्रोजेक्शंस दी गई और परेशान कुन एदादो शुमार या प्रोजेक्शंस दी गई। उसमें कहा गया कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर तक लिमिट करना पड़ेगा। आसान अल्फाज में कहें तो पाकिस्तान को अपने इंपोर्ट्स की जो वॉल्यूम है वो 11% से गिरानी पड़ेगी। इसका शरह नमू पर क्या इंपैक्ट होगा, इसका महंगाई पर क्या इंपैक्ट होगा, ये IMF नहीं सोच रहा, लेकिन हमें ये प्रोजेक्शन दी गई है कि 11% से वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स गिरानी है। आपको सिर्फ ये बताता चलूं कि जो पहली सेमाई है अभी जो गुजरी है उसमें पाकिस्तान के सिर्फ ऑयल और LNG के इंपोर्ट्स 5 अरब डॉलर रहे हैं। और अगर इसी स्पीड के साथ कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी तो अभी तो आप समझेंगे इस पर गेम शुरू हुआ है, ये खुदा ना खास्ता 20 अरब डॉलर तक जा सकते हैं जो साबका सालों में 12 अरब डॉलर तक रहते थे। इस पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें साथ डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, प्रोग्राम में सीनियर माशी तज़ निगार हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माइक्स उमूर के गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात के ऊपर। जनाब जमील राजा साहब जो कि सिंध ताजिर इत्तेहाद के सरबराह हैं, चेयरमैन है, यहाँ स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद है। जमील साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं, डॉक्टर साहब को भी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब आपसे पहले आगाज़ हम करना चाहेंगे इस गुफ्तगू का, ये जो हमने शराइत मान ली है इसके बावजूद IMF नहीं माना है, तो क्या मजीद शराइत हमें माननी चाहिए या हमें क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो माशी पॉलिसियाँ अपनाई हैं उसकी वजह से मईशत में तबाही आई है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर स्टेट बैंक को और हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया जाए तो वो दिफा नहीं कर सकेंगे इन पॉलिसियों का। वो नाकाबिल फ़हम है, बिला जवाज़ हैं और IMF की शराइत से जो तबाही आती है उससे ज़्यादा तबाही अपनी पॉलिसियों से कर चुके हैं। इसलिए इस वक्त IMF के ऊपर ये बात डालना मेरे ख्याल से बड़ा गलत है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, आज अगर IMF इनसे ये कह दे कि जनाब हमने चाहते हैं आप बजट खसारे को कंट्रोल करें और आप कंट्रोल करें अपने तिजारती खसारे को, जो मर्जी आप कर लें, तो हुकूमत के पास सिर्फ एक जवाब है कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें मोहलत दे दें। यानी उन्होंने इतना तबाह कर दिया है कि अब IMF के ऊपर डालना बिल्कुल गलत है। सबसे बुनियादी चीज ये है जो मैं आपसे बता दूं कि जिस डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताएं डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि ये डिवैल्यूएशन जो इन्होंने खुद की है IMF ने नहीं करवाई इनसे, इसका मतलब क्या? या ये जो जिसकी वजह से पेट्रोल ही बढ़ गया ये इन्होंने खुद की है? नहीं, मैं आपसे जी देखिए, मेरी गुजारिश आप सुन लें। आपने पिछले जो है वो 15 महीने में 42 अरब डॉलर का तिजारती खसारा दिखाया है और प्रोजेक्शंस ये हैं कि 12 अरब डॉलर से ज्यादा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होने जा रहा है। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि जिस वक्त आपने इतना ज़बरदस्त तिजारती खसारा दिखा रहे थे और दिसंबर 2020 में हम शोर कर रहे थे कि जनाब आपने जो ज्यादती की है कौम के साथ और सस्ती शरह सूद कर दिया है, तो लोग गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स कर रहे हैं और गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो आपके ही प्रोग्राम में ये बात हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, तो ये तो खुशहाली की निशानी है। अब हम शोर कर रहे थे अब से 10 महीने पहले कि आप तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब स्टेट बैंक ये कहता है कि जी ये गलत फैसला हो गया और लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, गैर जरूरी इंपोर्ट कर ली। तो मेरा सवाल ये है कि जब दिसंबर में ये अंदाजा हो गया था 2020 में कि तिजारती खसारा काबू से बाहर हो रहा है, तो स्टेट बैंक और हुकूमत खामोश क्यों रही? और अक्टूबर में उन्होंने नींद दिलाना जो इकदाम उठाए हैं वो कतई नाकाफी हैं। अच्छा आप जिन इकदाम पे तनकीद कर रहे हैं ये वही इकदाम कैश मार्जिन वगैरह के, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं,
अब यहां से वो कह रहे हैं कि 11% वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स और गिराएं, तब जाके आप 9 अरब डॉलर, आप कह रहे हैं ना 12 अरब डॉलर, 9 अरब डॉलर पे पहुंचेंगे। तो सर ये 9 अरब डॉलर अचीवेबल है, और ये सिर्फ गाड़ियां, मुझे तो लगता है कि कोई भी ऐसा नॉन एसेंशियल आइटम जो है इस पर है अब नहीं, अगर आप कर भी दें तो फिर आपको आना पड़ेगा इनफैक्ट रॉ मटेरियल्स के ऊपर, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, कैपिटल गुड्स की जो इंपोर्टेशन है उसके ऊपर आना पड़ेगा। हमें क्या किस तरह कम कर पड़ेगा, इसको किस तरह हासिल कर सकते हैं 9 अरब डॉलर को? देखिए 9 अरब डॉलर की बात तो आप भूल जाइए, वही पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कि आप मईशत को चोक कर दें और कह दें कि आप फैक्ट्रियां बंद कर दें, सनतें बंद कर दें, ये तरीका नहीं है। मेरा सवाल ये है कि पहले आप ये तय कर लें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत ने अपनी नाकिस पॉलिसी से दानिस्ता तौर पर रुपए की कदर को गिराया है। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, और उन्होंने जहर क्यों लगा, सवाल ये है कि मई से अब तक जो 18-19 रुपए डॉलर कम हो गया, तो मई में इक़दाम क्यों नहीं उठाए, और आज भी जो उठाए वो कतई नाकाफी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। और जो तबाही बर्बादी हुई है, लोग अभी तक बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती हमारे साथ हो रही है कि पेट्रोलियम की जब आप बात करते हैं तो ये कहते हैं भाई पेट्रोलियम की अगर ये कीमतें ना भी बढ़ाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि बजट खसारा बढ़ेगा। इन्होंने जितनी तबाही की है उसका मैं आपको अंदाजा बता दूं। अगर आप $100 की इम्पोर्ट करते थे 2018 में जब इमरान साहब आए थे तो उसके रुपये में मालियत होती थी 12,100, आज हो रही है 17,100, यानी $1,00,000 की इंपोर्ट पर 47 लाख तो आपकी रुपये वैल्यू बढ़ गई। फिर आपकी कस्टम ड्यूटी बढ़ती है तो आपकी टैक्सों में आपने कमाई कर ली। तो आप ये देखिए कि अगर $1,00,000 पर जो है वो 47 लाख का फर्क पड़ा है कि मालियत में, उसका कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, दूसरी चीजें, तो ये तो तबाही आपने की है रुपए की कदर गिरा के। ये किसका एजेंडा फॉलो किया है? क्या इनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा हुकूमत को और स्टेट बैंक को कि ये क्यों आप गिरा रहे थे? $42 अरब का तिजारती खसारा और $12 अरब से ज्यादा का करंट अकाउंट डेफिसिट। तो दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये हकीकत को समझें, पेट्रोल का मसला ये आ गया कि इन्होंने 610 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी रखा था। अब डॉलर रुपये कदर गिरने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ गई कि इन्होंने वो 3 महीने में को 150 अरब आना था, इन्होंने सिर्फ 40 अरब लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें ना भी बढ़ाएं तो बजट खसारा बढ़ेगा, मुसीबत 2 महीने बाद आएगी। इसी वजह से डॉक्टर साहब इनकम टैक्स तक कहा जा रहा है कि आप बढ़ाएं क्योंकि पेट्रोलियम लेवी का टारगेट अचीव नहीं। मैं इस बात पर, क्योंकि आपने कहा ना कि तबाही और हालात बड़े खराब हैं, जमीर राजा साहब मेरी अभी इस प्रोग्राम के आगाज से कबल हम बात कर रहे थे, मैं वो चाह रहा हूँ कि आप बताएं, क्योंकि शहर कराची की पहले हम बात करते हैं। दुकानदार, क्योंकि आपका मैं कहता हूँ मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम, कितनी दुकानें इस वक्त या जो ताजिर हैं वो कितनी बंद हुई हैं कोविड के बाद से लेके अब तक, और अभी जो हालात चल रहे हैं कितनी बंद हो चुकी हैं? देखें, ये समझ लें कि तकरीबन 40% दुकानें बंद हो चुकी हैं इस वक्त। जो लोग रेंट पे थे, रेंट की दुकानें छोड़ चुके हैं, वो नौकरियों की तलाश में हैं। हालात इस नहज तक पहुंचा दिए हैं इस हुकूमत ने कि लोग परेशानी के आलम में अब नौकरियां ढूंढते फिर रहे हैं। लोग परेशानी के आलम में रोटी की तलाश में फिर रहे हैं, उनको रोटी तक मैसर नहीं है। यकीन करें, बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आते हैं, कॉल्स आती हैं ताजिरों की कि हम इतने कर्जदार हो चुके हैं कि हम दुकानें बंद करने पे मजबूर हैं, इसके लिए कुछ कीजिए। हम हुकूमत की तरफ बार बार देखते हैं कि ये किस चीज़ पे हमें फैसिलिटीज़ देंगे, लेकिन फैसिलिटी की बजाय हम तो देख रहे हैं दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है। दबाव ये है कि अभी हम कोविड से नहीं निकले थे, 2 साल कोविड में जो हाल किया है ताजिरों का वो आप सब लोगों के सामने है। अभी तो हम उससे नहीं निकले थे, तो टैक्सेस की भरमार कर दी गई, FBI ने अपने दबाव डालने शुरू कर दिए, और सेल टैक्स के लिए सबको डॉक्यूमेंटेशन में लाने की बात हो रही है। तो आपने मईशत को ऑक्सीजन देने के बजाय आपने मईशत को तबाही के धाने पे लाके खड़ा कर दिया। इस हद तक पोजीशन हो गई है, जिस मार्केट में चाहें जाके आप दुकानें दरियाफ्त करें तो वो दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। लोग दुकानें छोड़ छोड़ के भागने पे मजबूर ये हैं कि वो इतना चल ही नहीं सकते हैं अब इतना ज्यादा। आप क्योंकि आप तो कीमत पास ऑन कर देते हैं, मतलब कीमत बढ़ेगी तो आप पास ऑन कर देंगे आगे, तो क्या सेल ही नहीं हो रही है, डिमांड ही नहीं आ रही, जिस वजह से दुकान नहीं चली? क्या हो रहा है? खरीदी खत्म हो गई है। लेकिन आज आटे, दाल, चावल जो शेयर खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। लोग पेट भरने की तरफ पहले देखेंगे या दूसरी चीज़ों की तरफ देखेंगे? तो हम तो ये बात देख रहे हैं कि कारोबार ख़त्म होता चला जा रहा है मार्केटों से। सन्नाटों का राज है मार्केटों में। लोग क्यों कर वो करेंगे कि जब आप देखें एकदम हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देख लें, इंपोर्टेड जितनी चीज़ें आती हैं, हमारा धागा तक इंपोर्ट होता है। धागा इंपोर्ट होगा, कपड़ा बनेगा, कपड़ा बन के
फिर वो गारमेंट्स बनेगा। और हमें कहा जा रहा है कि आप इंपोर्ट कम करें। मुझे एक ब्रेक लेनी है, वक्फे बाद आते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब से भी हम जानेंगे ये जो नुस्खा है ये $9 अरब का, डॉक्टर शाहजाद सिद्दीकी साहब ने तो कह दिया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड के ये मुमकिन ही नहीं है कि हम अचीव कर सकें। इकराम साहब क्या समझते हैं इसके ऊपर? और जमील साहब ने कहा है जी 40% दुकानें शहर की बंद हो चुकी हैं क्योंकि वो सस्टेन ही नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस मॉडल को। इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन बड़े अहम मामलात हैं जिन पर बात कर रहे हैं। जो शौकत तरीन साहब के साथ हुआ है, वो जो 6 माह के अंदर गवर्नमेंट लैक ऑफ प्लानिंग थी, वो ये सब चीज़ें, लेकिन अब शायद सियासत से ज़्यादा बात बढ़ चुकी है। अब लोग जो हैं उनकी जेब और क़ुव्वत ख़रीद पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप अभी सुन रहे थे जमील प्राजा साहब कहते हैं कि 40% दुकानें कराची की, और ये बहुत बड़ी टैक्स पेस है, यहाँ से जो आपका रेवेन्यू कलेक्ट होता है। शब्बर जैदी साहब कहते थे सिर्फ लियाकताबाद की जो मार्केट है कराची में, लालू खेत जिसको कहते हैं पुराना, वो लाहौर और इस्लामाबाद से ज़्यादा टैक्स देती है। अब इन मार्केट्स में अगर 40% दुकानें बंद हो जाती हैं तो आप तसव्वुर करें कि इस वक्त मईशत किधर जा रही है। अच्छा, इसमें क़ुव्वत ख़रीद पर एक बात हुई थी ख़त्म। तो डॉक्टर इकरामुल हक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लग ये रहा है कि दोबारा कंसोलिडेज में जा रहे हैं, तो ऐसे में क़ुव्वत ख़रीद लोगों की गिरेगी या बढ़ेगी? क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है बढ़ रही है क़ुव्वत ख़रीद। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आज वतन अजीज में बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ये मुल्क इसलिए बनाया गया था कि यहाँ लोगों को 2 नवाले मिलना भी मुश्किल हो जाए? क्या ये मुल्क इसलिए बनाया गया था कि यहाँ चंद अफराद जो है वो लूट मार का बाजार गर्म करें और गरीब लोग और गरीब तबकात और जो हमारे कारोबार और हमारी सनत और हिफत और हमारा जो माहौल है उसको एक मंसूबे के तहत तबाह कर दिया जाए और हम एक बेबस तमाशाई की तरह देखते रहें? आज लोग जो हैं खाने को डाले पड़ चुके हैं और हालत ये है कि गरीब तबका तो छोड़िए, जो दरमियाने तबके के लोग हैं उनके पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो अपना किचन ही रन कर सके, बाकी चीज़ों को तो आप छोड़िए। और दूसरी तरफ आप देखिए कि लोगों की याशियों के लिए आपने रेट्स कम किए, उनको याशी करनी थी। मई से लेकर 10 महीने तक आपने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट होने दिया और इस तबाही के दायरे पे पहुंचा दिया जहां ना हम अपनी फिस्कल कंसोलिडेशन कर सके, ना हम अपने करंट अकाउंट को दुरुस्त कर सके, ना हम अपनी मईशत को आगे बढ़ा सके, ना हम अपनी शरह नमू को बेहतर कर सके। आपने तो मुल्क की तबाही को अपने हाथों से चंद महीनों में यूं बिखरते हुए देखा है कि शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज मैं बहुत एक बड़े समझिए कि हैवी हार्ट के साथ और बहुत ही मेरे दिल में इस वक्त बहुत दर्द है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोगों को खुदकुशियां करने में मजबूर कर दिया गया है। इस महीने कई खुदकुशियां तो रिपोर्ट ही नहीं हो रही हैं, जो मीडिया में आई है वो इतनी लर्ज़ाखेज़ है। लोग अपनी बच्चियों को बेच रहे हैं। इस वक्त हम किन हालात में हैं? और देखिए अभी भी वो तबका जिन्होंने लूटमार की है, जिन्होंने इस मुल्क की बिल्कुल आवाम को जो है वो चूसा है, यहाँ की मईशत को तबाह किया है, वो किस तरह के भाषण दे रहे हैं, किस तरह की तकरीरें फरमा रहे हैं, और हम हैं कि बिल्कुल खामोश बैठे हैं। वो लोग जो इस रियासत के अंदर बैठक करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि इस रियासत को अगर हमें इससे सिक्योरिटी इसके इकोनॉमिक जो वाइबल बनाना है तो अब तो बहुत वक्त जो है वो हम गवा। डॉक्टर साहब ये तो हालात की आपने मंजरकशी करी जो जिस तरह से आप बयान फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आई एग्री विद दिस। लेकिन ये बताएं कि अब हुकूमत के पास रास्ता क्या है यहाँ से? अब जो कोताहियां कर दी डॉक्टर साहब ने, शाहजाद सिद्दीकी साहब ने कहा कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हमें पता है यहाँ नहीं होती अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ से रास्ता ये है कि जिस तरह मैं कह रहा था कि एक तरफ आपकी डीप ब्लू सी है, एक तरफ डेविल है, IMF को आपने डीवैल्यूएशन कर दी, बिजली बढ़ा दी आपने, इस पर सेल्स एग्जेम्पशंस का बात कर ली आपने, लेकिन फिर नहीं माना। अब वो मजीद सुन रहे हैं कि इनकम टैक्स के बारे में कह रहे हैं कि आप पेट्रोलियम लेवी नहीं अचीव कर सकेंगे तो इनकम टैक्स आप बढ़ाएं, PSDP कम करें 200-300 अरब रुपए। तो अब हमें मजीद शराइत माननी चाहिए या हमें नहीं, आगे क्या करना चाहिए? हमारे पास रास्ता क्या है यहाँ से डॉक्टर साहब? सबसे बड़ी मसला होता है कि आपका जो मालियाती खसारा है वो मदर ऑफ ऑल इल्स है। अगर आप अपने मालियाती खसारे को कम नहीं करते हैं तो आप कहीं भी दुनिया में स्टैंड नहीं कर सकते। ये विशियस सर्कल है, फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है और कर्जों का बोझ भी बढ़ता है। हालत ये हो गई है कि अब अगर हम अपना जो है वो सूबों को देने के बाद और उसके बाद अगर हम अपने पास जो पैसे बचते हैं अगर उसमें से अपनी डेट सर्विसिंग भी कर सके तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मकसद ये है कि आपको अपनी फिस्कल बेल्ट तो टाइट कर दी। क्या करना था आपको कि आपको अपने टैक्सों का निजाम जो था उसको वसी बुनियाद करना था। आपको टैक्स रेट नीचे लेकर आने थे। कोविड के जमाने में आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली थी। हर देखिए जो मुश्किल चैलेंज होता है उसके अंदर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी होती है। और इसके बाद उस वक्त हमने लिखा कि ये मौका है कि आप बिजनेसमैनों को मौका दें कि वो अपने जो
उस वक्त उनके ऊपर मुश्किल हालात है, उनको इंसेंटिवाइज करें, उनके कारोबार को सहारा दें, आप उनको आगे लेके जाएं, तरक्की की तरफ जाएं। उन्होंने बिल्कुल इस बात को नहीं सोचा, और बल्कि जो बाहर से इमदाद आई, हमें पता नहीं वो कहाँ भारत हुई, बाहर सारी दुनिया में लोगों को मराद दी जा रही थी, उनके घर पैसे भिजवाए जा रहे थे, और हमारे यहाँ जो लोगों के साथ ज्यादती कर रहे थे, बिजनेस के साथ ज्यादती कर रहे थे, और हम टैक्सेशन की तरफ लगे हुए थे कि जैसे टैक्सेशन ही हमारे सारे मसाइल का हल है। आप मुझे बताइए कि गैर तरक्याती अखराजात को कम करने की बात नहीं होती, आपका जो सर्कुलर डेट है उसको बात करने की बात नहीं होती, जो आपकी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है वो तबाही के दाने पे पहुंचा दिया उन्होंने, ये बड़े बड़े बोझ बंद किए बगैर आप ना कभी मालियाती खसारा कम कर सकेंगे, ना फिस्कल कंसोलिडेशन कर सकेंगे। उसका नतीजा ये है कि ना कभी महंगाई कम होगी, ना कर्जों का बोझ कम होगा, और पैसे के जो हमारी रुपए की कदर है उसके ऊपर इतना दबाव आएगा। सर महंगाई कम, डॉक्टर साहब मैं माजरत है डॉक्टर, महंगाई कम तो अब सवाल है ही नहीं, अब ये है कि महंगाई कितनी बढ़ेगी, और अब तिजारती खसारा जो जहाँ पर अब कह रहा है IMF के 9 अरब डॉलर, तो ये आपको लगता है काबिल अमल है? अभी शायद साहब कहते हैं कि ये नाकाबिल अमल है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप कर सकेंगे 9 बिलियन डॉलर्स पे लेकर आ जाए आप करंट अकाउंट डेफिसिट को। इज इट पॉसिबल डू यू थिंक डॉक्टर इकराम साहब? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने सही फरमाया, इस रेसिपी के अंदर तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप ये काम कर सकें। आप जो जिसके वादे आप पर की जाएगी, आपकी जो है वो बुनियादी ढांचे में तब्दीलियाँ की जाएंगी, आपके अंदर जो है वो मुनसिफाना टैक्सों का निज़ाम लाया जाएगा, आप जो है कारोबारी तबके को जो है वो जो बहुत सारे मराहत देंगे ताकि वो आगे बढ़ सके, लोगों की ज़िंदगी को आसान करेंगे, आप इंसाफ का निज़ाम करेंगे। कौन सा काम है जो आपने किया है जिसकी वजह से आप बिल्कुल आप इलेक्शन के जब मोड में आ गए हैं, तो वहां जाकर ना तो आप इस्लाहात कर रहे हैं, कर सकेंगे भी शायद नहीं, मैं नहीं कह सकता अब आपके क्या इरादे हैं, मगर जहां आपने जिस दहाने पे मईशत को पहुंचा दिया है, यहाँ तो अब सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत है। अगर आप कहें कि ये एस्पिरिन से इलाज हो जाएगा तो ये नहीं होने वाला। आप मुझे बताइए कि आप सर्जिकल ऑपरेशन के लिए सर बंदा ही कोई नहीं है यहाँ पे, तो पूरी पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर, सर्जिकल ऑपरेशन करेगा कौन? ये इनके पास कोई इलेक्टेड नुमाइंदों में कोई कॉम्पिटेंट इलेक्टेड बंदा ही नहीं जो फाइनेंस मिनिस्टर बन सके इस मुल्क का। जो लोग मौजूद हैं उनसे काम नहीं लेंगे आप, आपकी पॉलिसी का रुख आप बंदों को छोड़े। जो सिस्टेमिक इशू है, जब तक आप अपने सिस्टेमिक इश्यूज को दुरुस्त नहीं करते हैं, जब तक आप ढांचे के अंदर बुनियादी इस्लाहत नहीं करती हैं, ये दो पाकिस्तान जो एक अमीरों का है गरीबों का, इसको खत्म नहीं करते हैं, तो फिर कभी जब आप तक अमीर तबके से टैक्स नहीं लेते हैं, जब तक आप गरीबों के ऊपर से नाजायज टैक्सों का बोझ नहीं हटाते हैं, जब तक आप कारोबार को बढ़ाने के लिए उनको सहूलियात नहीं देते हैं, तो आप जो मर्जी करते रहें, जिस मर्जी किस्म के तराने गाते रहें, आप वहीं के वहीं। अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट आपने जो दो पाकिस्तान की बात भी की है, मैं इसी पे जमीर साहब आपसे भी कमेंट लेके शायद साहब जाऊँगा। आप ये मुझे बताएं क्योंकि आप तिजारत भी करते हैं और तिजारत के अलावा इंपोर्ट कम होने से या जो डॉलर के बढ़ने से वो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? ज़्यादातर हम सुनते हैं कि चीज़ें जो बिक रही हैं वो भी इंपोर्टेड होती हैं, चीन से आ रही हैं या दूसरे मुल्क से आ रही हैं, और ज़्यादातर जो इस वक्त सनतकार हैं वो भी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ रहा है आप लोगों को इस हवाले से? देखिए इसमें तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, उसकी वजह यह है कि एक हम धागा भी परचेज करते हैं ना, धागा उठाएंगे तो धागा इंपोर्टेड धागा आता है सारा, उससे कपड़ा बनेगा तो उससे और मटेरियल तैयार होगा। मिसाल के तौर पे मेरा गारमेंट्स का काम है, तो मैं गारमेंट्स में कपड़ा खरीद के ही गारमेंट्स तैयार करूंगा, लेकिन उसके लिए सारा उसका बोझ जो है आखिर में आके वो हम पे पड़ जाएगा, और वो हम आवाम से ही दायर है लेने की कोशिश करेंगे, और वो उसमें महंगाई बढ़ती चली जाएगी। और दुकानें बंद होने से जो आप मैं कह रहा था ना कि कहते हैं जी इतना टैक्स आता है, लियाकताबाद की मार्केट शब्बा जदी साहब कहते हैं, कितना फर्क पड़ेगा? 40,000 दुकानें अगर बंद हो गई हैं शहर की। देखें मैं आपको बताया कि जो लोग रेंट पे दुकानें लेते हैं वो इस उम्मीद से लेते हैं कि हम रेंट भी अदा करें और अपना कारोबार भी कर सकें। जो दुकानदार अब उस अदा ही नहीं कर सकता रेंट, या लोगों का अपने खसारे पूरे नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? वो तो ख़त्म करके उसका इतना ज़बरदस्त नुकसान होगा गवर्नमेंट को, बजाय FBR में पैसा बढ़ने के ये पैसा कम होता चला जाएगा, क्योंकि इस वक्त मईशत जो है वेंटिलेटर पे है, ये समझ लें आप, और इसको मज़ीद आप इसका ऑक्सीजन बंद कर दें वो डेथ हो जाएगी बिल्कुल मईशत की। तो इसको बचाने के लिए रास इक़दाम करने की ज़रूरत है। फिलफौर सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे कमी करें, इस पे सब्सिडी दें, आवाम इससे कुछ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से बेहतरी की तरफ आएंगे, वरना आप ये समझ लें कि एक आम आवाम बेरोजगारी का आलम, बेरोजगारी आपकी दुकान जैसे मिसाल के तौर पे है तो कितने आप एम्प्लॉइज रखते थे और अब कितने आप? देखिए मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 एम्प्लॉइज हैं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं 2 कम कर दूँ,
अच्छा। और उस वजह यह है कि जो लोग दुकानदार फारिग हुए हैं, जाहिर है कारोबार कम है, तो मेरी भी कोशिश ये होगी कि मैं 2 कम करूं, मैं 2 बढ़ाऊं ना। अब तो लोग परेशान होकर रोडों पे तलाश करते फिर रहे हैं अपनी रोजी रोटी। वो परेशान है कि हमें कहीं नौकरियां मिल जाएं। लूट मार का बाजार गर्म हो चुका है। आप ये समझे कि इस वक्त सिक्योरिटी खर्चात देखें कितने ज्यादा बढ़ गए, स्ट्रीट क्राइम कितने ज्यादा बढ़ गए, जो हुकूमत नहीं रोक पा रही है। वैसे ही आप देख लें कराची की बात अगर हम करें तो यहाँ कोई वजीर दाखिला ही नहीं है। आप देखें सीएम साहब खुद उसको देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये देख लें कि कराची में इस वक्त कितना स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। आप बैंक से निकलते हैं, लुट जाते हैं। वजह उसकी ये है कि जब कोई रोजी रोटी लोगों के होगी नहीं, लोग फारिग होके सिर्फ अपने घर में बैठे रहेंगे, उसके बच्चों की भूख उसे सता रही है कि वो कहीं से भी उनके लिए रोटी लेके आए। अब वो उसूल मुश्किल हो गया है, तो लोग हर तरह के इकदाम करने में मजबूर हैं। ये जो इकदाम हुए डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, इसका अफरात ज़र के ऊपर, इसका जो इस वक्त महंगाई पर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं एक आम आदमी के ऊपर, जो अभी अनाउंस हुए इम्पैक्ट, और आगे जाकर क्या आप देखते हैं डॉक्टर साहब, शाहिद सिद्दीकी साहब? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2 परसेप्शन बहुत ज़रूरी है कि हम सही कर लें आपका सवाल का जवाब देने से पहले। पहला तो ये है कि इस वक्त जो भी तबाही बर्बादी इस हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने की है, उसके बाद ये कहना कि ये IMF हमसे डू मोर का मुतालबा कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अगर मिसाल के तौर पर डॉक्टर इकरामुल हक को कहा जाए आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्ट्रक्चरल इस्लाहात हमें नहीं करनी, ये हमने तय कर लिया है। अच्छा शाह साहब, अगर इजाज़त दें क्या करें सर, एक ब्रेक है, हमें ब्रेक के बाद आपके इसी बात से, यहीं से जो सवाल आपसे पूछा लेंगे। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, बड़े अहम तरीन गुफ्तगू हो रही है और हालात किस नहज पर हैं आपके सामने रख रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद और सवाल हमारे साथ रहिएगा। देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन नाज़रीन बड़े अहम सवालात हैं। महंगाई बढ़ रही है, लोगों का जीना इस वक्त मुश्किल हो रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ी है हुकूमत ने। जो कोताहियां हैं हुकूमत की वो हम बेनकाब कर रहे हैं, साथ साथ अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब, अगर आपने बार बार कहा है, शायद सिद्दीकी साहब, मैं कुव्वत खरीद पे मैंने सवाल पूछा था, अकाउंटेबिलिटी का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सर, ये फिर पूछता हूँ महंगाई की जो वजह है, क्योंकि आज भी गवर्नमेंट ये कह रही है, उनसे पूछो बिजली की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, तो वो कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है। अगर आप गवर्नमेंट से ये पूछें कि क्यों इस वक्त आपने पेट्रोल बढ़ाया, तो कहते हैं आलमी जो मंडी है उसमें कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये ग्लोबल कमोडिटी क्राइसिस है, कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, या हुकूमती कोताहियां हैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब? देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, उसमें जो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत कम है। इसमें जो कुछ हुआ है वो ये हुआ कि आपने जो रुपए की कदर बेतहाशा गिरा दी, उसकी वजह से जो मालियत हो गई इंपोर्ट की वो बढ़ी है। तो जो कल्प्रिट है वो नंबर 2 है आलमी मंडी में तेल की कीमतें। बुनियादी जो है हुकूमत और स्टेट बैंक ने जो रुपए की कदर दानिस्ता गिराई है, उसका ये इम्पैक्ट है, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा, और इसमें कोई शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। का मोटिव क्या था? आप ये भी समझ लीजिए, अगर आप कह रहे हैं ना कि उन्हें किसी ने IMF ने कहा एजेंडा था, ये मोटिव होता है ना हर चीज का। क्यों डिवैल्यू करेंगे? क्यों इमरान खान साहब चाहेंगे कि उनकी हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएं? क्यों चाहेंगे वो? देखिए, ये तो आपके जो पिछले प्रोग्राम है उसमें यही बात हुई थी कि जब आप कहेंगे कि सस्ते शरह सूद पे कर्जे दे दें, डिस्काउंट रेट दुनिया में सबसे ज्यादा कम करते हैं, दुनिया में कहीं इतना कम नहीं हुआ था जितना मार्च से जून तक हुआ था। तो आपने जब सस्ते कर्जे देने शुरू किए, तो आपकी तो मईशत जो है अशराफिया की मईशत है, आपकी जो मईशत है वो बेसाखी की मईशत है। तो आपने कहा जी इंपोर्ट करें, बेतहाशा इंपोर्ट माफिया है, ऑयल माफिया है। आपने कहा जी गाड़ियाँ खरीदें, उनका भी एक माफिया है। तो ये अशराफिया को खुश करने के लिए, और जब रुपए की कदर गिरती है तो हुकूमत के टैक्सेस भी तो बढ़ जाते हैं, ये क्यों हम भूल रहे हैं? तो ये उन्होंने दाव पे लगा दिया, और ये इल्ज़ाम कटहरे में ये दोनों रहेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ये समझें कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो गलत फहमी की बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि आप नर्ख कम करें। मैं कह रहा हूँ ये कम करने का मसला है ही नहीं, इसलिए कि 610 अरब रुपया आपने पेट्रोलियम नेवी का रखा है, यानी 50 अरब रुपये साल महीना। अभी तक हुकूमत जो ले रही है वो ले रही है 10 अरब या 11 अरब। तो ये तो बजट खसारा आपका बढ़ रहा है ना, ये क्यों नहीं समझ रहे? अगर आप इसको कीमतें आज नहीं बढ़ाएंगे, जो इन्होंने नहीं बढ़ाई हैं, इन्होंने तो कम की हैं जितनी बढ़ानी चाहिए थी इनके फार्मूले के तहत, क्योंकि रुपए की कदर की तबाही बहुत ज़्यादा थी। अब एक तो ये हो गया कि 570 अरब रुपया, अगर आपको याद हो, इन्होंने बजट में ये कहा था कि सूबे फाजिल रखेंगे, उन्होंने खसारे का कर दिया, 5.5 अरब का बजट का लग गया। अब दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये इनका अपना किया धरा है, मगर जो बार बार मैं बात कह रहा हूँ
कि मसला ये नहीं है कि इनके पेट्रोलियम को कम करें या ज़्यादा करें, मसला ये है कि आप स्ट्रक्चरल इस्लाहात करें। अगर वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात तवानाई के शोबे में नहीं करते, वो टैक्सेशन के शोबे में नहीं करते, करंट अकाउंट जो आपके जारी खराजात बढ़ाते चले जाते हैं, महंगी शरह सूद पे कर्जे लेते हैं, अय्याशियाँ करते हैं और जो है अशराफिया को, माफिया को मराहत देते हैं, ये उसका नतीजा है। मगर जो एक तो ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये बजट पेट्रोलियम को कम करना इस वक्त मसले का हल नहीं है, इस वक्त मसले का है स्ट्रक्चर। अच्छा, इकरामुल हक साहब से मैं पूछना चाहूंगा जी, इकरामुल हक साहब, अच्छा एक जुमला, अच्छा डॉक्टर साहब कंप्लीट कर लें, एक जुमला आपको बता जी, मैं एक जुमला मैं ये कहना चाह रहा था, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जो तबाही है जो ये इनकी पॉलिसी से आ चुकी है, तो जितनी तबाही IMF से आनी थी उससे ज्यादा इन्होंने कर दी। तो अगर IMF वाले आज हमारे मुशीर साहब को ये कहें कि जो आपकी तबाही ये है, अब आप बताइए क्या करें, तो जो वो मुतालबा कर रहे हैं ये तो उसको मान रहे हैं कि हाँ ये जरूरी है, सिर्फ ये कह रहे हैं मोहलत दे दो। तो इस वक्त IMF के खाते में ना डाला जाए, इसलिए ना डाला जाए कि जितना वो तबाही लाते हैं उससे ज्यादा हुकूमत और स्टेट बैंक की पॉलिसी से आ गई। ये IMF से ये कह रहे हैं कि हम भी मानते हैं ये चीजें जरूरी हैं, मतलब ये खुद की तबाही है, खुद क्रिएट किया गया क्राइसिस। मैं जमील साहब आपसे, आपने एहतजाज की बात कर रहे थे, आप लोग एहतजाज की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, देखें उसकी वजह यह है जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, कारोबार नहीं कर सकेंगे हम इनकी पॉलिसियों की वजह से। कब से कर रहे हैं, क्या है? बहुत जल्द इंशाल्लाह हम एहतजाज कर रहे हैं। 26 को हमने अभी इस्लामाबाद जाना है, वहाँ एहतजाज है। उसके बाद हम अपने एहतजाज यहाँ शुरू करेंगे। ये हुकूमत को ये बात सोचनी चाहिए, क्या ताजिर बिरादरी ऐसे लोग थे जो आप एहतजाज करते, क्या धरने देते, या हम किसी भी तरह से हुकूमत के सामने आके खड़े होते? ऐसी ताजिर बिरादरी नहीं है। ताजिर बिरादरी